Hello friends, welcome to Study Revolution. Today in this lecture we are going to discuss about information of Asia. एशियन की इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में टोटल हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये टोटल इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एशियन की टोटल इंफॉर्मेशन है क्या एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसके जो मेंबर्स है उनकी बात करेंगे तो साइड में आप देख सकते हैं कि एक मैप दिया हुआ है और उसमें हाईलाइट किया है कि उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, जिसमें कि फिलीपाइंस हमें दिखाई देता है। मतलब इसके जो फाउंडेशन रखा गया था, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1967 में रखी गई थी। 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर इसकी स्थापना की गई थी। अभी यहाँ के जो 10 मेंबर है ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 5 ही थे, आगे हम देखेंगे। उसके बाद 5 मेंबर वहां पे ऐड हुए 1995 के बाद, ये भी हमें समझना जरूरी होगा। अभी के जो 10 मेंबर है वो कौन कौन है? फिलीपाइंस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है। ये अभी के मेंबर है। और अगर ये जो मैप आप अच्छे से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये जो कंट्रीज है ये कहां पे लोकेट करती है? जहां पे साउथ चाइना सी है। मतलब साउथ चाइना सी के आसपास की ये सब कंट्रीज है, ये सब देश है। सो साउथ चाइना सी क्यों यहां पे हाईलाइट में कर रहा हूं? साउथ चाइना सी बार बार न्यूज में रहता है। क्यों न्यूज में रहता है? इस साउथ चाइना सी पे टोटल खुद का अधिकार प्रस्तावित करने की कोशिश कौन करता है? चाइना करता है। इसके वजह से साउथ चाइना सी यहां पे बार बार न्यूज में रहता है। और ये जो एशियन है ये ग्रुप चाइना को काउंटर करने के लिए भी स्थापन किया गया है, ऐसा भी बोला जाता है। तो इसकी वजह से हमें ये पता होना चाहिए मैप के बेसिस पे। और यहां पे अगर हम बात करेंगे कि इसका मोटो क्या है, अगर इसके मोटो की हम बात करेंगे तो वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है। मतलब जो भी मेंबर होंगे उनका एक ही विजन होगा, एक ही आइडेंटिटी होगी और एक ही सबको हम कम्युनिटी मानेंगे, ये इसका मोटो है। और यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि एशियन हमें अगर लॉन्ग फॉर्म इसका देखेंगे हम तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। यहां पे हमें पता चलता है कि ये जो सब कुछ डिस्कशन हो रहा है वो रिलेटेड है साउथ ईस्ट एशिया से। वो रिलेटेड कहां से है? साउथ ईस्ट एशियन रीजन से रिलेटेड है, जहां पे लोकेट करता है साउथ चाइना सी। सो ये हमें समझना पहले जरूरी है, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है। और सेक्रेटरीट मतलब इसका हेड ऑफिस जो बोल सकते हैं हम, वो है इंडोनेशिया जकार्ता। मतलब सेक्रेटरीट वहां है। और 8 अगस्त जो है वो एशियन डे माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है प्री के हिसाब से हमें महत्वपूर्ण होती है, वो हमें पता होना चाहिए। और अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट इसकी देखेंगे तो रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया के साथ क्या हुए हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट द 24th एशियन इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हुई है दिल्ली में, ये होस्टेड की गई थी। और उसमें डिजिटल वर्क प्लान 2022 ये क्रिएट किया गया। मतलब यहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, ये इसकी रिसेंट डेवलपमेंट है, खासकर इंडिया के साथ। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके वजह से भी एशियन जो है वो न्यूज में था ज्यादातर। अभी यहां पे एशियन का फाउंडेशन हमें देखना जरूरी है कि एशियन का फाउंडेशन कैसे हुआ है, एशियन की न्यू कैसे रखी गई, ये इस स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 5 कंट्रीज, 5 देश थे, वो फाउंडिंग फादर है। वो कौन कौन है? वहां पे इंडोनेशिया होगा, मलेशिया होगा, फिलीपाइंस होगा, सिंगापुर होगा, थाईलैंड होगा। ये 5 कंट्री जो है ये फाउंडिंग फादर है। मतलब ये इन्होंने एशियन की नींव रखी थी। उसके बाद मतलब ये जो है स्थापना जो एशियन की हुई थी वो 1967 में हुई थी। 1967 के बाद का अगर पीरियड हम देखेंगे
तो ये जो पीरियड हमारी दिखाई देता है 1984 तक, इसके सिर्फ 5 ही फाउंडिंग फादर मेंबर थे। बट आफ्टर वियतनाम वॉर, 1975 का वियतनाम वॉर हुआ, बाद में जो कोल्ड वॉर है वो 1991 में दरअसल खत्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग वहां की कंट्रियां जो है वो एशियन को जुड़नी शुरू हो गई। वो 5 कंट्री बाद में जुड़ी है। वहां पे पहली जो कंट्री जुड़ने वाली थी 1984 में ब्रुनेई थी। उसके बाद वियतनाम 1995 में जुड़ा है। उसके साथ साथ लाओस और म्यांमार एक ही ईयर में जुड़े हैं, वो ईयर था 1997 का। और उसके बाद लास्ट में जो कंबोडिया कंट्री है वो 1999 में ज्वाइन करती है एशियन को। उसके बाद किसने ज्वाइन नहीं किया है, बट सबका इंटरेस्ट एशियन की तरफ है। बट ज्वाइन जो है इंडिया की तरफ से भी मतलब इंडिया के बारे में भी बोला जाता है कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन करता एशियन को। ऐसे बाकी उस वो अलग डिस्कशन है कि क्यों नहीं करना ज्वाइन, इंटरेस्ट इंडिया के क्या है वहां पे ज्वाइन करने के या ना करने के, ये भी हमें एक अलग डिस्कशन में डिस्कस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो एशियन की है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से एशियन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। मतलब इस स्लाइड में हमें दिखाई देता है कि एशियन की जो नींव है वो कैसे रखी गई है और अभी के जो 10 मेंबर है वो कैसे इसको जुड़े हुए हैं, ये टोटल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर आगे जाके हम इसकी एक क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कौन से ईयर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है एशियन में, वो अगर देखेंगे तो 1995 जो ईयर था उसके बाद से ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई देती है। वो क्या है कि 1995 में न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया, ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी एशियन में। मतलब एशियन के जो भी मेंबर होंगे वो न्यूक्लियर वेपन क्रिएट नहीं करेंगे, और क्रिएट नहीं करेंगे तो यूज भी नहीं करेंगे। ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। 1997 में अडॉप्शन ऑफ एशियन विजन 2020, मतलब 2020 के लिए एक विजन अडॉप्ट किया था, उसके अलग अलग पॉइंट्स थे। उसके बाद 2003 आया। 2003 में बाली कॉनकॉर्ड सेकेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियन कम्युनिटी, मतलब हम एक कम्युनिटी है ये साबित करने के लिए कुछ तो अडॉप्ट उसके रिलेटेड करना पड़ेगा। तो 2003 में एशियन कम्युनिटी ये जो विजन है ये अडॉप्ट किया था। उसके बाद 2007 आता है। 2007 में सेबू डिक्लेरेशन to accelerate the establishment of Asian community by 2015, मतलब वहां पे ये डिसाइड किया गया है कि 2015 तक एशियन कम्युनिटी जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट उसकी अच्छे से करेंगे। सेबू डिक्लेरेशन कहा जाता है उसको। 2008 में एशियन चार्टर कम्स इनटू फोर्स एंड बिकम ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। 2008 में एशियन का एक चार्टर आएगा, वो चार्टर जो है वो सब मेंबर के लिए लीगली बाइंडिंग होगा। मतलब उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं वो सब मेंबर को फॉलो करने पड़ेंगे, लीगली बाइंडिंग होगा। ये हो गया। उसके बाद 2015 में लॉन्च ऑफ एशियन कम्युनिटी, 2015 में एशियन कम्युनिटी लॉन्च की गई थी जैसे कि 2007 में डिसाइड किया। उसमें क्या हुआ, एशियन कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पिलर्स, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स दिए गए। पहला उसमें एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी है, दूसरा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है और तीसरा एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी है। वो यहाँ पे किया गया। उसके बाद हमें दिया गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन। एशियन की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बट इसका एम क्या है ये भी हमें समझना होगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो हम कह सकते हैं कि ध्येय क्या है, क्यों एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है एशियन एस्टेब्लिश करके, वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फोकस किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे। मतलब सब ये जो कंट्रियां है वो एक साथ आएंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, सोशल प्रोग्रेस कैसा हो सकता है और कल्चरल डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, इसके बारे में काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर कंट्रीज काम करेंगे, ये सब कंट्री मिलके अलग अलग और कंट्री को भी अपने साथ लेंगे और ये जो एम है उनका वो साध्य करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, तो वहां पे शांति और एक स्थिरता डेवलप करना
स्थापित करना भी जरूरी है। तो इसके रिगार्डिंग भी एशियान काम करेगा, क्योंकि अगर इसके मेंबर हम देखेंगे तो उनके लिए यही बेनिफिशियल और फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि वहां पे शांति और स्थिरता बनी रहे। तो इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए अलग अलग कंट्रीज की मदद भी लेंगे, जैसे कि इंडिया बार बार इनको मदद करता है, एशियन को मदद करता है, कोविड में भी हमने देखा था। वैसे ही एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, वो चार्टर के जो प्रिंसिपल्स है उसके उस प्रिंसिपल्स को भी टोटली फॉलो करेगा एशिया, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि वर्ल्ड में शांति जो है वो कायम रहे, पीस जो है वो कायम रहे। तो इसके लिए एशियान भी थोड़ा बहुत वैसे ही चाहता है, ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इस एरिया से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड रूट्स है, उस पे भी ये फ्यूचर में काम करेंगे, अब तक भी काम करते आए हैं। उसके साथ साथ प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, साउथ ईस्ट एशियन जो स्टडीज है उसको भी प्रमोट करेंगे। उसके साथ साथ बेनिफिशियल कोऑपरेशंस, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके साथ भी ये कोऑपरेट करेंगे, खुद का भी बेनिफिट इंटरेस्ट साध्य करने की कोशिश करेंगे और अदर कंट्रीज को भी इसका बेनिफिट कैसे हो, मतलब सबको इसका बेनिफिट कैसे हो, इसके बारे में काम करते हुए दिखेंगे। मतलब अभी तक तो वैसा जो है वो दिखा गया है, बट कहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट भी ऐसे हैं कि वो भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि एक अच्छा आंसर अगर हमें लिखना है तो हमें सब उसके एंगल पता होना चाहिए, और बेसिक एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, उसके आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो वो दोनों पता होना चाहिए, इसके लिए इसके नेगेटिव पॉइंट भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आगे क्या देखा है वहां दिया है हमें उसके स्लाइड में, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एशिया, एशियन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, 1976 की ट्रीटी है जिसे शॉर्ट में ट्रीटी ऑफ एमिटी कहा जाता है। वहां पे क्या डिसाइड किया गया है कि हम एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है या अदर कंट्रीज के, जो एक दूसरे के बारे में हम क्या सोचेंगे, हमारी सोच क्या होगी कि एक दूसरे के जो स्वतंत्रता है, इक्वेलिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, एकात्मता जिसे हम कहते हैं, उसके साथ साथ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस, मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंस का हम रिस्पेक्ट करेंगे, सॉवरेनिटी का हम रिस्पेक्ट करेंगे, इक्वेलिटी को हम फॉलो करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, एकात्मता जो है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, और हर एक की नेशनल आइडेंटिटी जो है वो सिक्योर करने के लिए हम एक दूसरे को मदद करेंगे, उसका भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ डिसाइड किया गया कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, मतलब वही सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ अगर कुछ इशू होता है तो वो इशू सॉल्व किया जाएगा पीसफुल मैनर से, वहां पे फोर्स का या किसी वेपन्स का या वॉर का सहारा नहीं लिया जाएगा, मतलब फोर्स का सहारा न लेते हुए पीसफुल मैनर से वो हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ रेनंसिएशन ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, मतलब क्या है कि वॉर करना, फोर्स का यूज करना, अलग अलग वेपन्स का यूज करना या ऐसे टैक्टिक्स का यूज करना, इसका हम टैग करेंगे, रेनंसिएशन करेंगे। ये यहाँ पे कहा गया है इफेक्टिव कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे में हम क्या करेंगे, इफेक्टिव कोऑपरेशन करेंगे, सहकार्य की भावना रखेंगे, ये यहाँ पे बोला गया है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ अमिटी कहा जाता है। ये ट्रीटी ऑफ अमिटी एक माइलस्टोन भी माना जाता है एशियन से रिलेटेड। तो ये ट्रीटी ऑफ अमिटी के बारे में हमें टोटल डिस्कशन, मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, या बाद में हम इस पे एक अलग सा लेक्चर भी बनाएंगे अगर ज्यादा न्यूज में ये आता है तो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ एशिया, मतलब ये एशियन काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे अगर हम चेयरमैनशिप की इसकी बात करेंगे तो ये रोटेट, मतलब सालानुसाल ये रोटेट होता रहता है, रोटेट्स एनुअली रोटेट होता रहता है। बट ये जो रोटेट होगा वो इंग्लिश जो अल्फाबेट से उसके हिसाब से मेंबर कंट्रीज को रोटेट होगा,
मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स जो हो गए इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट्स, मतलब उनके नेम का मेंबर स्टेट्स के पहला जो अल्फाबेट आता है उसके हिसाब से A to Z इस ऑर्डर में इसकी चेयरमैनशिप जो है वो एन्युअली बदलती रहेगी, ये यहाँ पे कहा गया है। उसके साथ साथ ईयर में मिनिमम ट्वाइस ये मिलेंगे, मतलब एशियन की मीटिंग एक साल में 2 बार तो होगी ही होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट रूल क्या है, ईयर में 2 बार होगी। उसके साथ साथ अलग अलग मिनिस्टरियल बॉडीज है, वो भी इसका काम देखती है, उनके बेसिस पे काम चलता है। यहाँ पे 4 बॉडीज इंपॉर्टेंट है, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। ये 4 बॉडी जो है वो टोटल मैकेनिज्म है एशियन का। सो इस बेसिस पे एशियन चलता है, ऐसे यहाँ पे हमें कहा गया है। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग जो बोला गया है, ये डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हर एक कंट्री का मानना जो है वो देखा जाता है, मेंबर कंट्री जो है हर एक कंट्री का मानना जो है वो देखा जाता है। मतलब क्या है कि हर एक मेंबर के ओपिनियन को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन लिया जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है हमें व्हाट फोरम्स आर लेड बाय एशियन। एशियन के अलग अलग फोरम है, वहां पे एशियन रीजनल फोरम है, एशियन+3 फोरम है, ईस्ट एशिया समिट है, इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एशियन रीजनल फोरम जो है वो लॉन्च किया गया था 1993 में, और वहां पे 27 मेंबर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स है, was developed to facilitate cooperation on political and security issues। अगर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू पे हमें काम करना है अच्छे से, पॉजिटिव उसमें आउटकम्स निकालने होंगे, तो हमें ऐसे ग्रुप बनाने होंगे। ये 1993 तक एशियन मेंबर्स के ध्यान में आया था। तो इस बेसिस पे एशियन रीजनल फोरम का गठन किया गया, लॉन्च किया गया, और उसमें 27 मेंबर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हो गए, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एशियन+3। एशियन+3 मतलब क्या है कि एशियन के 10 मेंबर होंगे और दूसरे 3 देश होंगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। वो 3 देश कौन कौन से है, यहाँ पे चाइना, जापान और साउथ कोरिया है। इसका जो इनिशिएशन हुआ था, इनिशिएट किया गया था, वो 1997 में इनिशिएट किया गया था। इसमें एशियन के जैसे कि 10 मेंबर मैंने कहा, और दूसरे 3 मेंबर जो कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया है, ये हमें दिखाया गया है। इससे हम कहते हैं एशियन+3। उसके साथ साथ ईस्ट एशिया समिट, जिसका जो मीटिंग फर्स्ट हेल्ड इन 2005 में फर्स्ट ये मीटिंग हुई थी, एशिया मतलब ईस्ट एशिया समिट। यहाँ पे जो फंडा है वो क्या है, एशिया के साथ यहाँ पे समिट सीक्स टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन एंड यूजुअली अटेंड बाय द हेड्स ऑफ अ स्टेट फ्रॉम एशियन मेंबर के साथ ये समिट अटेंड कौन करने का, कौन पार्टनर होगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये अलग अलग कंट्रीज जो है वो यहाँ पे अटेंड करेंगे। ये यहाँ पे दिया गया है जिसे हम ईस्ट एशिया समिट कहते हैं। यहाँ पे जो एशियन+3 है इसके ऊपर डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमें छोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट्स है इंटरनेशनल ग्रुपिंग से रिलेटेड वो पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स, जिसे हम ADMM कहते हैं, ADMM+, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इसे कहते हैं। ये मीटिंग जो होती है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एशियन के साथ 8 अदर मेंबर होंगे, एशियन के जो 10 मेंबर है, 10 कंट्रीज है वो होंगे, उसके साथ साथ 8 अदर कंट्रीज होंगे। वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी होंगी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, जो रशियन फेडरेशन है, और यूनाइटेड स्टेट, ये जो है वो कंट्रीज होंगी। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये है स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन अ रीजन। मतलब इस रीजन में सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा डेवलप करना, स्थिरता डेवलप करना,
शांतता डेवलप करना, ये इसका मोटो होगा। और कोऑपरेशन से काम करना, मतलब सहकार्य की भावना रख के काम करना, ये इसका मोटो होगा। ये हमें यहाँ पे कहा गया है। उसके साथ साथ व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ एशियन, एशियन के स्ट्रेंथ्स क्या है। एशियन के स्ट्रेंथ मतलब क्या, ये जो 10 कंट्रीज है, ये रीजन का हम विचार करेंगे। उसके साथ साथ साउथ चाइना सी का जो रीजन है वही एशियन का रीजन है, उसका टोटल विचार करेंगे। जब भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो माइंड में हमारे वो मैप होना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया था, तभी हमें अच्छे से ये ध्यान में रहेगा और समझ में भी आएगा। पहले तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, एशियन का स्ट्रेंथ क्या है। एशिया पैसिफिक ट्रेड, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज देन इट्स मेंबर्स कुड अचीव इंडिविजुअली। यहाँ पे जैसे कि साउथ चाइना सी के बारे में मैंने बताया कि चाइना क्या करता है कि बाकी कंट्रीज को जो राइट्स है वो उसके रिस्पेक्ट न करते हुए खुद का यहाँ पे एक अधिकार प्रस्थापित करने की कोशिश करता है। सो एशियन स्थापित होने की वजह से क्या हुआ है कि चाइना के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। उसकी वजह से चाइना ज्यादातर खुद की मनमानी नहीं कर सकता। फिलहाल चाइना फिर भी करने की कोशिश करता है, बट इंटेंसिटी कहीं ना कहीं चाइना के वहां पे कम हो गई है एशियन की वजह से। तो ये एशियन का एक स्ट्रेंथ है, एशियन मेंबर्स का, वहां की कंट्रीज का एक स्ट्रेंथ है, ये हम कह सकते हैं। उसके साथ साथ एशिया पैसिफिक ट्रेड, मतलब अगर मलाक्का स्ट्रेट के बारे में देखेंगे हम तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट ट्रेड के लिए। सो ऐसे ऐसे जो लोकेशंस है वो वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन ले लो या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ले लो, वहां पे हमें दिखाई देते। तो इसके वजह से ट्रेड अकॉर्डिंग भी, मतलब ट्रेड से रिलेटेड भी ये एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो सबके यहाँ पे है ही। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो वर्ल्ड की 8.5% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। मतलब वर्ल्ड की 8.5% पॉपुलेशन मतलब क्या कि बिग मार्केट अवेलेबल हो गए, कंज्यूमर्स यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल होंगे और लेबर जो है वो यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल होंगे और चीप लेबर अवेलेबल होंगे। चीप लेबर मतलब क्या कि कम प्राइस में लेबर अवेलेबल होंगे। मतलब ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो सकता है, जो कि आगे हमें दिखाई भी दे रहा है, दिया भी। समझ रहे हो आप? मतलब एक बिग मार्केट यहाँ पे हर एक कंट्री के लिए अवेलेबल है, जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ाना चाहती है, वो हमें आगे दिया भी गया है। उसके साथ साथ 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये जो है वो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके साथ साथ 2050 तक, मतलब 2050 तक अगर हम सोचेंगे तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये होगी, ऐसा बोला जाता है एशियन के बारे में। सो ये भी हमें दिखाता है कि एशियन का पॉजिटिव पॉइंट क्या है और स्ट्रेंथ एशियन की क्या है। उसके साथ साथ 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स, मतलब 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स मतलब क्या, ज्यादातर लेबर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, वे पहले ही मैंने आपको बताया है। उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी वजह से अलग अलग कंट्री से हुए हैं। यहाँ पे एशियन ऑस्ट्रेलिया है, एशियन चाइना है, एशियन इंडिया है, एशियन जापान है, एशियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एशियन हांगकांग चाइना फ्री ट्रेड एरिया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी लेक्चर देखा है, आरसीईपी का गठन किया गया था। इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये है। इसमें से इंडिया बाहर भी हुआ है, इसके वजह से एक डिबेट का मुद्दा हुआ था। तो इसके वजह से अलग से आपने अगर आरसीईपी की इंफॉर्मेशन नहीं देखी होगी तो एक देख के रखिए, क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसका गठन किया गया था। बट इंडिया ने यहाँ पे कहा कि ये चाइना सेंट्रिक है, इसके लिए हम ये छोड़ रहे हैं। सो इसके अलग अलग जो पॉइंट्स है वो बाद में न्यूज़पेपर में आए थे, वो हम अलग से एक लेक्चर आरसीईपी पे भी बनाएंगे, बट उसके वजह से भी एक स्ट्रेंथन पॉइंट बनता है। उसके साथ साथ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन है यहाँ से, मतलब यहाँ पे वर्ल्ड से जो एक्सपोर्ट होता है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन इसे माना जाता है। उसके साथ साथ 7% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो इस रीजन से रिलेटेड है, ये भी हमें यहाँ पे बताया गया है। और एशियन जो काम करता है
वो अगर इसमें हमें और सक्सेस होना होगा तो एशियान जो है यहाँ का माइलस्टोन हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी इसके लिए जरूरी है, रीजनल पीस इसके लिए जरूरी है। तो ये करने की कोशिश एशियन वहां पे कर रहा है। इसके वजह से जो मेंबर स्टेट है और अदर वहां से रिलेटेड स्टेट है उनकी भी यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। ये इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेंथ पॉइंट्स है एशियन के, ये भी हमें समझना होगा। आगे हमें क्या दिखाई देता है, आगे स्लाइड में दिया है व्हाट आर द चैलेंजेस विद इन एशिया। जैसे कि एशियन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, वैसे एशियन को चैलेंजेस भी है जो कि आगे जाके फेस करने पड़ते हैं। पहले रीजनल इम्बैलेंस है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या कि कोई कंट्री, यहाँ पे ज्यादातर कंट्रीज हम देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, राइट। उसके साथ साथ कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई कम्युनल कंट्री है, कहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, जैसे कि हम म्यांमार का अगर हम सोचेंगे तो वहां पे मिलिट्री रूल चल रहा है। तो ऐसे बैलेंस्ड कंट्रीज नहीं है, सबकी आइडियोलॉजी एक नहीं है, फिर भी ये एशियन के अंडर एक हो गए हैं, वो अच्छी बात है, बट यहाँ पे बैलेंस हमें दिखाई नहीं देता। इसका ड्रॉबैक आगे जाके भी एशियन को हो सकता है। ये चैलेंज है एशियन के सामने का एक। उसके साथ साथ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, मतलब यहाँ पे एक कंट्री का जीडीपी देखेंगे, उसके कंपेयर अगर दूसरे मेंबर का जीडीपी देखेंगे तो उसमें तफावत हमें दिखाई देती है। मेंबर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हमें कहा गया है कि सिंगापुर की अगर जीडीपी हम देखेंगे तो नियरली $53,000 है 2016 के अकॉर्डिंग। बट उसके कंपैरिजन में कंबोडिया की अगर जीडीपी हम देखेंगे तो वो सिर्फ $1,300 है। सो ये जो इनइक्वालिटी है, ये कैसे कवर करना, इसके बारे में एशियन अभी तक कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि हर एक कंट्री के लिए एक अलग पॉलिसी होना जरूरी है। सबके लिए एक पॉलिसी यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कोई पुअर कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है। तो इसके वजह से हर एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से, हर एक मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से हमें विचार करना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला गया है, ऐसे दिखता है। उसके साथ साथ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज है इसके मेंबर, और पुअर कंट्रीज है। इसके लिए इसे बोला जाता है कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज एक होके एशियन की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। सो ये जो है वो चैलेंजेस है एशियन के साथ। उसके साथ साथ और अगर हम देखेंगे तो मिक्स, जैसे कि मैंने बताया, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके साथ साथ अथॉरिटेरियन स्टेट्स भी है, जैसे कि म्यांमार का एग्जांपल मैंने दिया था। उसके साथ साथ साउथ चाइना सी का अगर हम एग्जांपल लेंगे, साउथ चाइना सी के बारे में हम सोचेंगे तो मेजर सी है, वहां पे सी रीजन है, बट वहां पे चाइना क्या करता है, खुद का अधिकार प्रस्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके विरोध में एशियन उतनी इंटेंसिटी से मतलब विरोध नहीं करता जितनी करनी चाहिए। ये भी एशियन के एक निगेटिव पॉइंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके साथ साथ इन सब मेंबर कंट्रीज में ह्यूमन राइट के लिए उतना ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं लिया जाता। मतलब क्या है कि एशियन की तरफ से ह्यूमन राइट का ज्यादा विचार नहीं किया जाता। और हमें म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है उनके साथ क्या हुआ हमें पता है, तो इसके वजह से ये भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं पता होना जरूरी है। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उसको फेस करने की वजह से उसको अवॉइड किया जाता है एशियन की तरफ से, ऐसा बार बार एशियन के बारे में बोला जाता है। तो ये हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद हमें दिया गया है कि व्हाट अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशिया। अभी यहाँ पे पिक्चर में आता है इंडिया, इंडिया के और एशियन के रिलेशन क्या है, कोऑपरेशन क्या है, ये हमें पता होना जरूरी है। ये यहाँ पे दिया हुआ। अगर हम 1991 की बात करेंगे ना, तो 1991 के बाद हम देखेंगे तो हमारी लुक ईस्ट, जिसे अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है, वो पॉलिसी शुरू हुई थी। मतलब वहां उसके बाद भी हम दे सकते हैं कि यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो इसके वजह से हमें और अच्छा कोई तो फ्रेंड कंट्री चाहिए जिसके साथ हम अच्छे से संबंध डेवलप कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। तो इसके वजह से हमने क्या किया, ईस्ट की तरफ हमारा रुख किया। मुझे लगता है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तब। तो वहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसे अभी एक्ट ईस्ट कहा जा रहा है, तब के समय में उसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है।
तो ये लुकिस्ट पॉलिसी मतलब ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना इंडिया ने शुरू किया है, उनके साथ व्यापार बढ़ाना इंडिया ने शुरू किया गया था इंडिया की तरफ से। तो ये हुआ था, मतलब क्या है कि एशियन के साथ जो रिलेशन है वो उस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा डेवलप होना शुरू हो गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ सेपरेट मिशन एशियन से रिलेटेड हमने शुरू किया है जकार्ता में। उसके साथ साथ इंडिया एंड एशियन ऑलरेडी हैज ए 25 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप। इंडिया की और एशियन की 25 साल पुराने से डायलॉग पार्टनरशिप है। 15 ईयर्स ऑफ समिट लेवल इंटरेक्शन है। 5 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एशियन है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पिछले 5 वर्षों से चलती आ रही है। ये इंडिया और एशियन के बीच में कोऑपरेशन के जो सिंबल्स है ये हमें दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ एशियन इज इंडिया 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एशियन जो है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ट्रेड विद एशियन स्टैंड्स एट अप्रॉक्स 10.6% ऑफ द इंडियाज ओवरऑल ट्रेड। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसमें से 10.6% ट्रेड सिर्फ एशियन कंट्रीज के साथ है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इंडिया का अगर एक्सपोर्ट्स की हम बात करेंगे तो 11.28% एक्सपोर्ट यहाँ पे होता है एशियन कंट्रीज का। उसके साथ साथ इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है वो 2003 से चल रही है, उसका भी बेनिफिट अलग अलग तरीके से दोनों को हो रहा है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। उसके साथ साथ सोशो कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में हम देखेंगे। सोशो कल्चरल में क्या है कि एशियन स्टूडेंट टू इंडिया, एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट को इंडिया ने एक अलग तरीके से बेनिफिट्स दिए हुए हैं। उसके साथ साथ स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स फॉर एशियन डिप्लोमेट्स, एशियन डिप्लोमेट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स दिया हुआ है। एक्सचेंज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, ये है कि सोशो कल्चरल डेवलपमेंट पे। उसके साथ साथ कई तरह के फंड्स दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से। एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड है, एशियन इंडिया एसएनटी डेवलपमेंट फंड है, एशियन इंडिया ग्रीन फंड है जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करता है, वो सब किया जाता है इंडिया की तरफ से। उसके साथ साथ अलग अलग तरीके से डिक्लेरेशन है, दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली डायलॉग्स, एशियन इंडिया सेंटर, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, अलग अलग तरीके से एक इंडिया के साथ रिलेशन दर्शाते हैं एशियन के किस तरह के। उसके साथ साथ अगर मोटा मोटी हम देखेंगे कि एशियन का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए कैसा है, वो अगर देखेंगे तो इस स्लाइड्स में बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजन की वजह से मतलब क्या है कि अगर हमें बिग मार्केट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए, चीफ लेबर चाहिए, ट्रेड रूट चाहिए, तो हमें एशियन के साथ जो रिलेशन डेवलप हुए हैं उसका फायदा होगा और हो भी रहा है। उसके साथ साथ प्रेजेंस इन द रीजन, साउथ चाइना सी में अगर हमारा प्रेजेंस हमें रखना है तो हमें इस कंट्री मतलब एशियन के साथ अच्छे से रिलेशन डेवलप करना जरूरी है। अगर ओएनजीसी के बारे में हम देखेंगे तो वियतनाम के साथ हमने एग्रीमेंट करा हुआ है, वहां पे हमें उन्होंने कुछ ब्लॉक्स भी दिए हैं ऑयल से रिलेटेड, वो हम कर सकते हैं, वो एशियन के अंडर ही अच्छे से हम कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसके साथ साथ जो काउंटर टू चाइनीज प्रेजेंस है, मतलब क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना जो हम अपनी इलीगल प्रेजेंस बार बार दिखाता है, खुद का अधिकार प्रस्तावित करने की कोशिश करता है, उसे अगर काउंटर करना होगा तो इंडिया इस एशियन के अंदर काउंटर कर सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड मतलब अगर मोटा मोटी हम सोचेंगे तो हमारा ट्रेड बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, तो इस रीजन से रिलेटेड हमें भी रहना होगा और बाकी यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज जो है उनको भी रहना होगा। इसलिए एशियन के साथ सब जो बाकी कंट्रीज है वो अच्छे से रिलेशन डेवलप करके रखेंगे, ये हमें आगे भी देखने को मिलेगा, आज तक भी देखने को मिला है। उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन के साथ ही ये जो साउथ चाइना सी का रीजन है वो सटा हुआ है। सो जैसे इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंस है वैसे ही साउथ चाइना का जो रीजन है, साउथ चाइना सी का रीजन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इंडो पैसिफिक रीजन में अगर हमें पीस डेवलप करनी है,
सिक्योरिटी डेवलप करनी है, स्टेबिलिटी डेवलप करनी है, तो एशियान जैसा ग्रुप होना जरूरी है। अगर हम उस ग्रुप के मेंबर नहीं है तो उस ग्रुप के साथ रिलेशन अच्छे से डेवलप करना जरूरी है। तो ये जैसे अदर कंट्री के लिए जरूरी है वैसे इंडिया के लिए तो जरूरी है ही है। तो वही इंडिया अब कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब इसका हमें जो फायदा होगा वो व्यापार में होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होगा, ट्रेड रूट अलग अलग सी रूट होंगे, या जो रोड ट्रांसपोर्ट होगा, रोड के रूट होंगे, उसके लिए फायदा होगा। उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन हो या साउथ चाइना रीजन हो, वहां पे हमें ये सब करने के लिए, ट्रेड डेवलपमेंट हो, बाकी सब चीजें करने के लिए वहां पे पीस होना जरूरी है, स्टेबिलिटी होना जरूरी है, सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो इसके लिए एशियन जैसे ग्रुप की आवश्यकता है और उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होना जरूरी है। यही इंपॉर्टेंस है एशियन का इंडिया के पर्सपेक्टिव से और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, वो हमें इस लेक्चर में समझ में आना जरूरी है। आशा करता हूं कि मैं अच्छे से आपको ये जो है सब समझा पाया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। अगर बेनिफिशियल लगता है तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आपके फीडबैक के बेसिस पे मैं इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। सो यहाँ पे आपकी रजा लेता हूँ, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।